इस क्लास में बात करेंगे बेटा एफसीएफएस के कुछ और एग्जांपल्स और साथ में हम कॉन्वॉय इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये कॉन्वॉय इफेक्ट होता क्या है और एफसीएफएस में हम इसको कैसे हैंडल कैसे करते हैं समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये आपका न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में बस समझने की कोशिश करना, मैं इस न्यूमेरिकल को इसलिए लिया है मैंने कि इसमें आप क्या कहते हैं एफिशिएंसी निकाल सकते हो। एफिशिएंसी निकालने का तरीका है, तो इस न्यूमेरिकल को अगर आप देखो तो आपका ये दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा। इसमें देखो प्रोसेस आईडी दी हुई है, ठीक है। तो पी आई डी गिवन है, P1 P2 P3 P4 P5 P6। अराइवल टाइम गिवन है, हम एफसीएफएस की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली एफसीएफएस में मैटर क्या करता है, अराइवल टाइम। मेन क्राइटेरिया होता है अराइवल टाइम, ठीक है। साथ में हम क्या बात करते हैं, अराइवल टाइम हमारा तो मेन क्राइटेरिया हो गया, और साथ में नॉन प्रिमिटिव नेचर का होता है। मतलब एक बार सीपीयू मिल गया तो आपका सीधी सी बात है, जब तक उसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा तब तक दूसरे को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात हम करें तो आपका बर्स्ट टाइम दिया हुआ, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम, कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में। क्वेश्चन ये रहेगा बच्चे, इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज एफसीएफएस, ये बताया कि सीपीयू शेड्यूलिंग कैसी है, एफसीएफएस है, एंड देयर इज अ 1 यूनिट ऑफ ओवरहेड, और 1 यूनिट का ओवरहेड है इन शेड्यूलिंग द प्रोसेसेस। प्रोसेस को शेड्यूल करने में 1 यूनिट का ओवरहेड है, तो आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो इसका गैंट चार्ट जो बनेगा बेटा ऐसा बनेगा, समझो। सबसे पहले आप जीरोथ यूनिट पे बात करते हो तो जीरोथ यूनिट पे आपको सबसे पहले ओवरहेड मिलेगा। ध्यान रखना 1 यूनिट ओवरहेड बोल दिया, इसलिए सबसे पहले 1 यूनिट का ओवरहेड मिलेगा। 1 यूनिट का ओवरहेड मिलने के बाद ही कोई प्रोसेस चालू होगा। तो जीरोथ पे आ तो चुका है, आ तो चुका है जीरोथ पे, लेकिन ओवरहेड है। तो देखो यहाँ ओवरहेड को मैंने यहाँ इस साइन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ओवरहेड है, ये आपका 0 से 1 ओवरहेड हुआ, तब P1 को टाइम मिला, तब जाके P1 को टाइम मिला। और P1 को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में, 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो 1 से लेकर 3 कितना हो गया, 4। फिर P2 आएगा, फिर P2 आएगा क्योंकि 1 पे अराइव हुआ है। देखो 1 पे और कोई नहीं है, यही है। तो 1 पे अराइवल अराइवल हम देखेंगे, तो 1 पे अराइव हुआ P2। तो बट ऑब्वियस है अब इसके बाद 1 पे किसको मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि ये कहीं यहां अराइव हो चुका है तो रेडी क्यू में है, वेटिंग तो कर ही नहीं रहा है। लेकिन बेटा 1 मिनट ऑफ ओवरहेड है, 1 यूनिट ऑफ ओवरहेड है, तो 1 यूनिट ऑफ ओवरहेड क्या करोगे आप, 4 to 5 अब ओवरहेड शो करोगे, तब जाके P2 को मौका मिलेगा। और इसको कितना टाइम चाहिए, 2 यूनिट का टाइम, तो 5 + 2 7 हो गया। वैसे ही सेम उसके बाद आएगा 2 पे P3, लेकिन पहले ओवरहेड को रिप्रेजेंट करोगे तो 7 to 8 ओवरहेड, ठीक है। 7 to 8 ओवरहेड, तब जाके P3 को मौका मिलेगा। P3 को मौका मिला और इसको कितना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, 1 का, तो 9 पे आ गया। फिर सीक्वेंस में ये 3 पे आपका P4 आया हुआ है, लेकिन ओवरहेड है, तो 9 to 10 ओवरहेड देंगे, ठीक है। तो 10 से कितना टाइम चाहिए इसको, 4 यूनिट, तो 10 to 4 14 हो गया। फिर ओवरहेड, तब जाके P5 को मौका मिलेगा, ठीक है। तो 15 टू आपको कितना टाइम चाहिए, 5, तो 20। फिर कितना, फिर P6, लेकिन ओवरहेड पहले 1 यूनिट का, और फिर P6 को कितना टाइम चाहिए, 2, तो 23। अगर बेटा 2-2 यूनिट का ओवरहेड होता तो हर प्रोसेस के बाद आपको 2-2 यूनिट का ओवरहेड डालना पड़ता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसमें से अगर आप देखो तो टोटल जो आप क्या कर रहे हो, जो यूजलेस टाइम है या वेस्टेड टाइम की बात करो, तो हर प्रोसेस के, यहां तो स्टार्टिंग में ही, तो देखो हर प्रोसेस के पहले, हर प्रोसेस के पहले 1 यूनिट का टाइम जो है ना, वो ओवरहेड या वेस्टेड टाइम या यूजलेस टाइम है। तो कितने प्रोसेस है, आप प्रोसेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 यूनिट टाइम तो आपका वेस्ट हो गया, टोटल 6 यूनिट टाइम तो वेस्टेड है। तो देखो यहां आपने 6 यूनिट टाइम वेस्ट वाला निकाल लिया। ये निकालने का तरीका होता है यूजलेस टाइम और वेस्टेड टाइम। मतलब 1 यूनिट ओवरहेड, तो जितना प्रोसेस उतना ओवरहेड, उतने यूनिट ओवरहेड पहले रखोगे, मतलब उतना ओवरहेड रखोगे तब जाके आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आएगा, ठीक है। टोटल टाइम तो आपको निकालना आता है, ये कितना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने पूरे प्रोसेस को, 23 यूनिट, ठीक है। तो यूजफुल टाइम कैसे निकालोगे, यूजफुल टाइम मतलब टोटल टाइम माइनस यूजलेस टाइम। तो टोटल 23 यूनिट लगे हैं आपको, जिसमें से 6 यूनिट तो वेस्टलेस थे, ओवरहेड था। तो टोटल यूजफुल टाइम कितना हो गया, 17 यूनिट। तो अगर आपसे बोला जाए एफिशिएंसी निकालो, इस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी निकालो इसको देखते हुए, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, यूजफुल टाइम बाय टोटल टाइम। यूजफुल टाइम कितना हुआ, 17 यूनिट, और टोटल टाइम था 23 यूनिट, तो ये आ गया एफिशिएंसी। तो 73%
इसकी एफिशिएंसी है 73.91, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 73% आ गया। पॉइंट में ही दिया हुआ है तो 0.73, अगर परसेंट में दिया हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। ऐसे हम एफिशिएंसी निकालते हैं। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा देखो बेटा, हम इस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो इस एग्जाम्पल में जो प्रोसेसेस हैं वो टोटल 3 है, P1 P2 P3, ठीक है। लेकिन अराइवल टाइम सबके सेम है, सबके अराइवल टाइम सेम है, ठीक है। और हम एफसीएफएस को फॉलो कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली अराइवल टाइम मैटर करेगा, ठीक है। और है क्या है, नॉन प्रिमिटिव एनपी है, नॉन प्रिमिटिव है। तो सारे जीरो टाइम पे अराइव हो चुके हैं। जब सारे के सारे जीरो टाइम पे अराइव हो जाए, समझना मेरी बात को, अगर सारे के सारे जीरो टाइम पे अराइव हो जाए तो बट ऑब्वियस है मुझे देखना पड़ेगा कि इनका सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस में पहले P1 है, तो जीरो टाइम पे पहले P1 को मौका मिला, जीरो टाइम पे पहले P1 को मौका मिला। लेकिन ये बोलेगा मुझे 24 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो 24 यूनिट ऑफ टाइम P1 को मिल गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। देखो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया, सीपीयू मिल गया। बाकी सारे जीरो पे आए हुए, सारे रेडी क्यू में होंगे, तो सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ेगा। फिर P2 को मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसका भी अराइवल जीरो पे है, तो मैं सीक्वेंस में देखूंगा कि P2 और P3 में से किसको मौका दूं, तो बट ऑब्वियसली P2 को मौका दूंगा, सीक्वेंस में सेकंड नंबर पे है। तो P2 को मौका मिला, इसको 3 यूनिट टाइम चाहिए था, 27 पे फिनिश हो गया। फिर P3 को मौका मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी रेडी क्यू में है, तो 30 पे ए भी खत्म हो गया, ये 30 पे ए भी खत्म हो गया, ठीक है। 30 पे कंप्लीट हो गया। जब बेटा 30 पे कंप्लीट हो गया तो समझने की कोशिश करो कि हमारे पास क्या है, कि जो हमारा प्रोसेस है वो आपका ओवरऑल, या कहना चाहिए आप ऐसा बोल सकते हो कि हमको प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम जो लगा पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में 30 यूनिट ऑफ टाइम लगा, ठीक है। तो ये गैंट चार्ट तो हमारा बन गया। उसके बाद इसका अगर हम कंप्लीशन टाइम दैट इज टीटी, टर्न अराउंड टाइम दैट इज टीटी, और वेटिंग टाइम WT, ये सारा कुछ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमको पता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कंप्लीशन टाइम निकालना होगा CT, ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम तो हम गैंट चार्ट को देख के बना सकते हैं। P1 कब कंप्लीट हुआ 24 पे, P2 कब कंप्लीट हुआ 27 पे, और P3 कब कंप्लीट हुआ 30 पे। तो मतलब हम हर प्रोसेस का राइट साइड देख लेंगे तो उसका कंप्लीशन टाइम पता चल जाएगा। तो P1 का 24, P2 का 27, P3 का 30, तो ठीक है। देखो आ गया 24, 27 और 30। टर्न अराउंड टाइम आपको पता ही है, टर्न अराउंड टाइम आप कैसे निकालते हो? टर्न अराउंड टाइम का मतलब है सीटी माइनस एटी, सीटी माइनस एटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा सीटी 24 माइनस 0 24, 27 माइनस 0 27, 30 माइनस 0 30, ठीक है। वेटिंग टाइम भी आपको पता है, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं आप? टर्न अराउंड टाइम माइनस BT बर्स्ट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम दैट इज ET, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम 24 माइनस बर्स्ट टाइम 24 दैट इज 0, 27 माइनस 3 24, 30 माइनस 3 27, ठीक है। तो ये वेटिंग टाइम भी निकल गया। अब अगर हम इसका एवरेज निकालें, मैं इसका एवरेज अगर निकालूं, एवरेज वेटिंग टाइम, तो एवरेज वेटिंग टाइम जो होगा आप इनको जोड़ दो, 24 प्लस 27 और डिवाइड बाई 3, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, तो डिवाइड बाई 3, ये आ गया 17 यूनिट ऑफ टाइम, 17 सेकेंड, 17 मिनट, 17 एमएस, और कहना चाहिए 17 आवर्स, जो भी है यूनिट ऑफ टाइम। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम 24 प्लस 27 प्लस 30 डिवाइड बाई कंप्लीट नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है, तो बाई 3, तो ये आ गया 27 एमएस। अब बेटा इसमें समझना, इसमें करना क्या चाहता हूं मैं, कि अगर इसमें आप गैंट चार्ट देखो तो गैंट चार्ट में मैंने P1 को पहले लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला अराइवल टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि बट ऑब्वियस है कि आप क्या करते हो, पहले अराइवल टाइम को देखते हो, और अराइवल टाइम में जाने के बाद आप फिर क्या करते हो कि अगर सबके अराइवल टाइम टाइम सेम है तीनों के, तो आपने क्या किया था, यहां देखा था कि मुझे पहले P1 को लेना है कि P2 को कि P3 को, तो हमने देखा अगर सबका अराइवल टाइम सेम है तो मैं सीक्वेंस में जो पहले होगा उसको पहले कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं ऐसा ना करूं, मैं ऑर्डर बोलूं कि मैं पहले P2 को ले लूं फिर P3 को और फिर P1 को ले लूं, अगर मैं P2 P3 P1 को ले लूं, मतलब मैं यहां ऐसा कर लूं कि मैं क्या करूं, शॉर्टेस्ट वाले को पहले फिनिश कर लूं, कुछ ऐसा करना चाहता हूं। शॉर्टेस्ट वाले को मतलब P2 को पहले एग्जीक्यूट कर लूं, तो ये तो 3 सेकंड में इसका काम हो गया।
फिर P3 को एग्जीक्यूट कर लूं, ये 3 सेकंड में काम हो जाएगा, और फिर P1 को मौका दूं। मतलब मान लो 3 स्टूडेंट साथ में आते हैं, एक के पास 10 क्वेश्चन है, एक के पास 4, दूसरे के पास 3। तो मैं ऐसा करूंगा, जो पहले आया उसका पहले सॉल्व करूं। तो अगर मान लो 10 वाला आया तो उसको सॉल्व करूं, फिर 3 वाले को, फिर फिर 4 वाला आया तो 4 वाले को, और फिर 3 वाले को। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा करूं कि 3 वाला पहले सॉल्व हो जाएगा, उसको पहले खत्म कर दूं, फिर 4 वाले को खत्म करूं, फिर 10 वाले को। तो अगर मैंने ऐसा ही स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया इसमें, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट इफ द ऑर्डर वाज P2 P3 P1। अब मैं अगर P2 को पहले मौका दूं तो P2 को 3 ही सेकंड लगेंगे या 3 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे। फिर P3 को मौका दिया, उसको भी 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए थे, तो 3 + 3 6 हो गए। फिर P1 को मौका दिया तो उसको 24 चाहिए था यूनिट ऑफ टाइम, तो 24 + 6 कितना हो गया, 30। अब इसका अगर मैं बनाऊं बहुत कहना चाहिए बर्स्ट टाइम, तो 3, 6 और 30। 3 किसका आएगा, P2 का, तो 3 लिख दिया P2 का, सॉरी 3 लिख दिया मैंने P2 का। फिर अगर आप P3 की बात करो तो P3 का आप जो लिखोगे, P3 का, सॉरी मैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, फिर से समझने की कोशिश करना। देखो, तो अगर मैं P2 का बर्स्ट टाइम लिखने की कोशिश करूं, एग्जीक्यूशन टाइम तो 3, तो ये आपका 3, तो कब कंप्लीट हो रहा है, कब कंप्लीट हो रहा है P2, कब कंप्लीट होगा, राइट साइड में देखो, तो 3 पे कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीशन टाइम CT 3, बर्स्ट टाइम तो 3 ही था ऑलरेडी। फिर P3 की बात करें, P3 कब कंप्लीट हो रहा है, 6, राइट साइड में देख लो 6। फिर P1 कब कंप्लीट हो रहा है, 30, तो ये राइट साइड में देख लो 30 पे कंप्लीट हो गया। समझना, ठीक है। अब बेटा टर्न अराउंड टाइम तो आपको पता है, टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या करोगे, टर्न अराउंड टाइम में आप क्या करते हो, CT माइनस AT कर देते हो, तो ठीक है। 3 - 0 3, 6 - 0 6, 30 - 0 30, ठीक है। वेटिंग टाइम में क्या करोगे, आप टर्न अराउंड टाइम को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, अराइवल टाइम से, ठीक है। सॉरी, टर्न अराउंड टाइम को बर्स्ट टाइम से, टर्न अराउंड टाइम को सब्ट्रैक्ट करोगे बर्स्ट टाइम से, ठीक है। तो 3 - 3 0, 6 - 3 3, 30 - 24 6, ये आ गया। अब इसका एवरेज निकालो, वेटिंग और टर्न अराउंड टाइम। तो अगर आप देखोगे इसका एवरेज टाइम जो है, जो वेटिंग टाइम हो 3 आया, और इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम 13 आया। जबकि पुराने वाले केस में देखो, जब मैंने P1 लिया था, मैंने P1 पहले लिया था, तो ये 17 आया था और ये 27। तो इसमें टर्न अराउंड टाइम बेटर आ रहा है, तो ये वाला बेटर है प्रीवियस से। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें तो बेटर होगा, कम टाइम लगेगा, एवरेज वेटिंग टाइम भी कम है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी कम है। मैं इसलिए इस एग्जांपल को बताया कि अगर मैं इसमें P2 को पहले सॉल्व कर दूं, ठीक है, सीक्वेंस ना देखूं, तो कोई मना नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मना कर पाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है अगर देखा जाए, तो FCFS में बोलता है कि पहले आप अराइवल टाइम देखते हो। अगर सबके अराइवल टाइम सही है, सबके अराइवल टाइम सही है, मतलब सॉरी, सबके अराइवल टाइम सही मतलब सबके अराइवल टाइम अगर बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोसेस का सीक्वेंस देखूंगा। देखा मैंने, तो P1 पहले आ रहा है इसलिए मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन अगर मैं कॉमन फिनोमेना बताऊं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि जब सबका अराइवल 0 0 0 पे है, तो मैं P3 को पहले लिख दूं, या P2 को पहले लिख दूं, या P1 को पहले लिख दूं, कोई फर्क नहीं हो। और फिर उसमें आपको क्या देखना चाहिए कि किसका टाइम, टर्न अराउंड टाइम एफिशिएंट आया। तो एफिशिएंट के मैटर में आप फिर टर्न अराउंड टाइम की बात करोगे कि एफिशिएंट अगर दिखाना है, तो बट ऑब्वियस है आप टर्न अराउंड टाइम के बेस पे या वेटिंग टाइम के बेस पे देख सकते हो। क्यों, क्योंकि FCFS में तो क्या रूल है, अगर अराइवल टाइम सबका सेम है, तो फिर तो अराइवल टाइम सेम है तो किसी को भी मौका दे दो ना। लेकिन हमने रूल क्या बनाया, कॉमन रूल, कि अगर अराइवल टाइम सेम है तो सीक्वेंस में जो पहले है उसको मौका देना चाहिए, जिससे कि न्यूमेरिकली जब आप उसको कंप्यूट करो, न्यूमेरिकली जब आप उसको कंप्यूट करो, तो रिजल्ट अच्छा आए, टर्न अराउंड टाइम अच्छा आए। लेकिन अगर आपको बोले एफिशिएंट, तो एफिशिएंट में बट ऑब्वियस है, आप P2 या P3 को पहले सॉल्व कर लो तो एफिशिएंट होगा, ठीक है। P2 या P3 को पहले सॉल्व करो तो एफिशिएंट होगा, क्योंकि क्योंकि इनका बर्स्ट टाइम, इनको जो CPU मिलना है वो कम से कम मिल रहा है। तो पहले दो एग्जीक्यूट फटाफट हो जाएंगे, फिर P1 को मौका दे दो, तो उसमें टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम कम आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ था। अब लेकिन हम बात करें, बट इट सफर्स फ्रॉम कॉन्वोए इफेक्ट। कॉन्वोए इफेक्ट से सफर करता है कैसे, ऑल स्मॉल इनपुट आउटपुट प्रोसेस वेट फॉर वन बिग CPU बाउंड प्रोसेस टू एक्वायर CPU, ठीक है। जब कहना चाहिए
दूसरे जो कहना चाहिए जो प्रोसेस है वो किसी बड़े प्रोसेस का जिसका टाइम बर्स्ट टाइम ज्यादा है उसका वेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वोय इफेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एफसीएफएस में तो क्या होगा, अगर सबका वेटिंग सबका अराइवल सेम है तो मैं क्या करूंगा, अभी जो मैंने देखा कि सीक्वेंस किसका पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा, इन जनरल तो सॉल्व उसी को करूंगा ना। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ऑल स्मॉल इनपुट आउटपुट प्रोसेस वेट फॉर वन बिग सीपीयू बाउंड प्रोसेस, जिसको सीपीयू ज्यादा चाहिए उसका वेट कर रहे हैं, सीपीयू पाने के लिए उसका वेट कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉन्वोय इफेक्ट। ठीक है, कॉन्वोय इफेक्ट में क्या होता है, देखो एफसीएफएस में सफर फ्रॉम द कॉन्वोय इफेक्ट if the burst time of the first job is the highest among all, as in the real life। अगर कोई मान लो एक बड़ी सी गाड़ी जा रही है, कॉन्वोय गाड़ी जा रही है, बहुत बड़ी गाड़ी रोड पे जा रही है, तो बट ऑब्वियसली वो जब आगे पास हो जाएगी तब तो सबको मौका मिलेगा। सो एज इन द रियल लाइफ इफ अ कॉन्वोय इज पासिंग थ्रू द रोड, then the other person may get blocked until it passes completely. This can be simulated in the operating system also, क्योंकि ये शॉर्टर जॉब है, ये तो तब तक नहीं पास हो पाएंगे जब तक ये पूरा का पूरा रोड क्रॉस ना कर ले। तो इफ द सीपीयू गेट्स द प्रोसेस ऑफ द हाईएस्ट higher burst time at the front end of the ready queue, then the processes of lower burst time may get blocked। जैसे कि वहां देखो मैंने P1 को मौका दे दिया तो 24 यूनिट ऑफ टाइम तक इसी को मौका मिला, उसके बाद छोटे वाले जो थे प्रोसेसेस वो वेट कर रहे थे, ठीक है, वो ब्लॉक्ड हो गए। क्योंकि उन इसका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा था, वेरी हाई था। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉन्वोय इफेक्ट या स्टारवेशन। स्टारवेशन इसका थोड़ा सा बड़ा नाम है, बड़े नाम पे हम जाएंगे, मतलब अगर कंटिन्यूअसली वेट करता रहा पहला वाला भी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, उसका जो कहना चाहिए बर्स्ट टाइम बहुत ही बड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वोय इफेक्ट या स्टारवेशन। ठीक है, देखो तो इसमें क्या हुआ, वी हैव थ्री प्रोसेस P1 P2 एंड P3। अब P1 का अराइवल टाइम 0 है और P2 P3 का अराइवल टाइम 1 पे है, तो बट ऑब्वियसली P1 0 पे सबसे पहले मौका मिला और बर्स्ट टाइम इसका 40 है, तो 40 यूनिट ऑफ टाइम तक तो P1 ही सीपीयू को एक्वायर करके रखेगा, तब जाके P2 और P3 को मौका मिलेगा। अब P2 दोनों के सेम अराइवल टाइम है, तो बट ऑब्वियस सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में पहले P2 है तो P2 को मौका मिला, कितना बर्स्ट टाइम चाहिए 3, तो 43 4। अब फिर जाके P3 को मौका मिला, जिसको सबसे कम टाइम लगता उसको सबसे लास्ट में मौका मिला, क्योंकि एफसीएफएस में दिक्कत क्या हो रही है कि एफसीएफएस में आपके पास क्या है, अराइवल टाइम से मैटर करता है, जो आएगा उसको मौका मिलेगा, भले उसको टाइम खूब लगे उससे मतलब नहीं है। लेकिन P3 को यहां देखो बर्स्ट टाइम सबसे कम था, इसको मौका सबसे ज्यादा लगा। तो अगर आप कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकालो तो जो एवरेज वेटिंग टाइम इसका आएगा वो 27 यूनिट ऑफ टाइम आया। ठीक है, तो अब जबकि अगर हम P3 को पहले मौका देते थे, फिर P2 को मौका देते और फिर P1 को मौका देते, तो टाइम कम से कम लगता। अगर हम इसी को उल्टा अगर वो करते, जैसे कि अगर इसमें अराइवल टाइम जैसे मैंने P1 पहले अब हो गया 1 पे आया, सॉरी अराइवल टाइम 1 पे, और P2 P3 जो है 0 0 टाइम पे आया। ठीक है, तो अगर इसका चार्ट बनेगा तो इसमें फिर क्या होगा, अगर आप देखो तो इसमें सबसे पहले मौका किसको मिलेगा, सबसे पहले मौका P2 को मौका मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले मौका मिलेगा P2 को। यहां पास सीक्वेंस गलत लिखा हुआ है, आपको मौका मिलेगा P2 को। P2 को जैसे ही मौका मिला तो ये आपको देखो सिंपल, इसको टाइम कितना चाहिए 3 सेकंड तक मिल गया। 0 पे P2 भी आपका आ चुका है, P3 भी आ चुका है, तो फिर P3 को मौका मिला जिसको एग्जीक्यूशन में टाइम कितना लगना है 1 सेकंड का, तो 3 to 4 एग्जीक्यूट हुआ। फिर लास्ट में P1 को मौका मिला क्योंकि ये 1 पे अराइव हुआ, मतलब जब इनका हो चुका था एग्जीक्यूशन कहीं 1 पे अराइव हो चुका था, तो सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ा, फिर इसको मौका मिला, तो इसको टाइम कितना मिला 44। जब आप इसका पूरा कैलकुलेट करोगे और एवरेज वेटिंग टाइम निकालोगे तो 3 यूनिट ऑफ टाइम आ रहा है। यहां देखो एवरेज यूनिट ऑफ टाइम 27 आ रहा है, कितना हाई है। ठीक है, तो अगर ये जस्ट ऐसा होता अराइवल टाइम तो ज्यादा एफिशिएंट होता। ठीक है, तो ये कहलाता है कॉन्वो इफेक्ट। एफसीएफएस में कॉन्वो इफेक्ट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है एफसीएफएस में। क्यों? क्योंकि एफसीएफएस मौका नहीं देगा भाई, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि किसको टाइम ज्यादा लग रहा है, उसको तो ये मतलब है कि जो पहले आया उसको मौका मिलेगा, और सारे अगर पहले आ गए तो फिर देखेगा सीक्वेंस में कौन है, उसके हिसाब से सॉल्व होगा। इसी की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कॉन्वो इफेक्ट, कि अगर कोई बड़ा प्रोसेस पहले आ गया तो बाकी सारे प्रोसेसेस वेट करते रहेंगे। तो देखो बेटा ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक में सबसे पहला ड्रॉबैक, अच्छा पहले एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो सिंपल है, इजी है।
ठीक है, इजी टू प्रोग्राम और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन ड्रॉबैक बहुत है, इट इज नॉन प्रिमिटिव। तो प्रोसेस अगर मिल गया तो इट विल नेवर रिलीज द सीपीयू अंटिल इट फिनिश एग्जीक्यूटिंग, मतलब तब तक रिलीज नहीं करेगा सीपीयू जब तक कि एग्जीक्यूट ना हो जाए। एवरेज वेटिंग टाइम हाई है। शॉर्ट प्रोसेसेस दैट आर द एट द बैक ऑफ द क्यू हैव टू वेट फॉर द लॉन्ग, नॉट एन आइडियल टेक्निक फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। आइडियल नहीं है, टाइम शेयरिंग के लिए आइडियल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एफसीएफएस एफिशिएंट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट तो होगा जो क्या करे, जिसका टर्न अराउंड वेटिंग टाइम जो हो कम हो, टर्न अराउंड टाइम कम हो, वेटिंग टाइम कम हो, वो आइडियल होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था मिनिमाइज क्या करना है, मिनिमाइज आपको करना है टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ये आपको मिनिमाइज करना है, कम से कम रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करना है। याद रखना मिनिमाइज क्या क्या होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स मिले, सबको लगे कि हाँ मुझे भी सीपीयू मिल गया है, लेकिन ये इसमें किसी में भी बेनिफिट है ही नहीं, लेकिन ये सिंपल है। ये सारी चीजें इसमें ड्रॉबैक के टर्म में है एफसीएफएस में।